एक बात ये समझ लीजिए कि जो सार्वजनिक जीवन और राजनीति के शिखर पर हैं वो एक किस्म से पारदर्शी तौलिया लपेटे रहते हैं। उनकी तमाम बातें लोगों को दिखती हैं। जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, पूरी दुनिया पे बमबारी करने की उनकी ताकत थी, उनका अधिकार था, जहां चाहे बम गिरा सकते थे, लेकिन अपने बेटे के खिलाफ जांच नहीं रोक पाए। कि हंटर बाइडन को अगर 3 मामले हैं उनके खिलाफ, एक बंदूक का, 2 टैक्स चोरी का, अगर इन तीनों मामलों में अधिकतम सजा होती हंटर बाइडन को तो 25 साल की कैद हो सकती थी। व्हाइट हाउस के तरफ से एक घोषणा भी की गई थी। राष्ट्रपति ने यह तय किया है कि वो अपने बेटे के मामले में दखल नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने जाते जाते, बाप का दिल होता है शायद, जाते जाते उन्होंने अपने बेटे को पूरी तरह से माफ़ी दे दी राष्ट्रपति के दस्तखत से। मेरे स्कूल के पीछे के झाड़ियों के जंगल में कैदी तालाब कहलाता था। वहाँ जाकर जो बाइडन ने पत्तियाँ तोड़ी और आकर उस ब्लैक बोर्ड को पूरा पोंछ दिया जिसमें उनके बेटे के ऊपर तरह तरह के जुर्म साबित हुए थे। नमस्कार, छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से मैं सुनील कुमार। राजनीति या सार्वजनिक जीवन, इसमें मुखिया बनना आसान भी नहीं रहता है। कामयाबी एक अलग बात है, मेहनत, मशक्क़त, चुनाव लड़ना या किसी और तरीके से आगे बढ़ना। दरअसल जैसे जैसे लोग ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचते जाते हैं, और नतीजा ये होता है कि एक वक्त के बाद जब वो शिखर पर पहुंचते हैं तो उनकी छोटी छोटी बातें दिखने लगती हैं लोगों को। एक बात ये समझ लीजिए कि जो सार्वजनिक जीवन और राजनीति के शिखर पर हैं वो एक किस्म से पारदर्शी तौलिया लपेटे रहते हैं। उनकी तमाम बातें लोगों को दिखती हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, आखिरी के कुछ एक हफ्ते हैं, 20 जनवरी उनका या 19 जनवरी उनका आखिरी दिन रहेगा कार्यकाल का, उम्र लंबी रहे उनकी। उन्होंने जाते जाते अपने बेटे हंटर बाइडन के तमाम जुर्म माफ़ कर दिए पूरे तरह से। तमाम जुर्म यानी 2-3 अलग अलग मामले चल रहे थे। कुछ एक मामले टैक्स चोरी के थे। टैक्स चोरी के मामले में भी उनको कई साल की कैद हो सकती थी वहाँ पर। और दूसरा यह है कि एक दूसरा मामला उनके ऊपर चल रहा था कि उन्होंने जब एक बंदूक खरीदी, अमेरिका में कोई भी कितनी भी बंदूकें खरीद सकते हैं, जितनी वहाँ की आबादी है उससे ज़्यादा बंदूकें हैं वहाँ पर, लाइसेंसी। तो जब उन्होंने बंदूक खरीदी, उसमें एक जानकारी दी, उसमें अपने नशे के आदि रह चुकने के बारे में जानकारी छुपा ली थी, नहीं दी थी। उनका ये मानना था, उनको ये शायद धोखा हो गया था कि मेरी पहले आदत थी नशे की, छूट गई है तो अब उसको जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। तो जो बंदूक खरीदते समय जो घोषणा पत्र दस्तखत करके देना पड़ता है, चूंकि जो बाइडन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, राष्ट्रपति बने, तो जाहिर है कि उनका परिवार जो है एक खुर्दबीनी माइक्रोस्कोपिक जांच से गुजरता है। जो विरोधी रहते हैं, विपक्षी लोग रहते हैं, वो छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखते हैं, एक एक खामी निकालते हैं, अदालत में मामले दायर होते हैं। और आप मज़े की बात देखिए कि जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, पूरी दुनिया पे बमबारी करने की उनकी ताकत थी, उनका अधिकार था, जहां चाहे बम गिरा सकते थे, लेकिन अपने बेटे के खिलाफ जांच नहीं रोक पाए। और ये 2 मामले जो थे दोनों फेडरल क्राइम हैं, संघीय अपराध हैं, राष्ट्रपति के दायरे के अपराध हैं। ये राष्ट्रपति का बेटा, टैक्स चोरी का एक मामला और एक मामला की बंदूक खरीदते हुए उसने जो घोषणा पत्र दस्तखत किया, उसमें उसने इस बात को छुपा लिया कि वो एक वक्त नशे का आदी था। 2 बातें हैं, 2 जुर्म हैं। इन दोनों में उसको लंबी सजा हो सकती है। कानून कड़ा है, बंदूक खरीदने की आज़ादी बड़ी है, कानून उससे ज़्यादा कड़ा है। इनमें दोनों ही मामलों में उसको दोषी करार दिया जा चुका था। जूरी रहती है वहाँ पे, जो बैठते हैं लोग अदालत में, वो सुनते हैं पूरी बात को, फिर अपना फैसला देते हैं कि हाँ हम मानते हैं कि ये गुनहगार है। फिर अदालत के जज जो हैं सज़ा तय करते हैं कितनी सज़ा दी जाए। तो हंटर बाइडन को इसी महीने सज़ा होने वाली थी
और जिस वक्त जूरी ने अपना फैसला दिया था या देने वाली थी जूरी, उस वक्त जो बाइडेन ने कहा था कि वो न्याय प्रक्रिया के बीच में नहीं आएंगे, जूरी जो फैसला देगी उसमें वो बीच में दखल नहीं देंगे। यानी जूरी अगर गुनहगार मानेगी राष्ट्रपति के बेटे को तो राष्ट्रपति दखल नहीं देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। व्हाइट हाउस के तरफ से एक घोषणा भी की गई थी, राष्ट्रपति ने यह तय किया है कि वो अपने बेटे के मामले में दखल नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने जाते जाते, बाप का दिल होता है शायद, जाते जाते उन्होंने अपने बेटे को पूरी तरह से माफ़ी दे दी राष्ट्रपति के दस्तखत से। राष्ट्रपति के अपार अधिकार हैं वहाँ पे। जितने फेडरल क्राइम रहते हैं, संघीय अपराध रहते हैं, उसमें राष्ट्रपति पूरी तरह से माफ़ी दे सकते हैं। राज्य के मामले अलग रहते हैं। जैसे एक मिसाल देता हूँ आपको ध्यान होगा कुछ महीने पहले पिछले और अगले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक एडल्ट एंटरटेनमेंट स्टार है, वयस्क मनोरंजन की अभिनेत्री स्टॉर्मी डेनियल, उसको चुनाव के दौरान सेक्स संबंधों को उजागर करने से रोकने के लिए ट्रंप ने अपनी कंपनी के पैसे दिए अपने वकील के मार्फत और उसको खर्च में नहीं दिखाया। ऐसा कुछ थोड़ा सा जटिल वहाँ का टैक्स का मामला है। तो उसमें ट्रंप को न्यूयॉर्क की अदालत ने पूरी तरह से गुनहगार पाया है और ये प्रांतीय अदालत है, प्रांतीय अदालत। उसमें सज़ा सुनाना बाकी रखा गया था कि चुनाव जब चल रहे हैं तो उस बीच में सज़ा सुनाना जायज़ नहीं होगा। अब ट्रंप के सामने एक दिक्कत आएगी कि ये फेडरल क्राइम तो है नहीं, अपने आप को वो माफ़ी नहीं दे सकते, लेकिन कुछ एक और अपराध उनके खिलाफ अलग अलग प्रदेशों में जो चल रहे थे, मामले चल रहे थे अपराध के, उनमें से कुछ मामलों को वकीलों ने रोक दिया है। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, राष्ट्रपति के खिलाफ अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, इसलिए वो इस मामले को रोक रहे हैं। ट्रंप का 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद वो मामला जिंदा रहेगा कि नहीं, मुझको अमेरिकी कानून की इतनी समझ नहीं है। लेकिन ट्रंप अपने आप को किसी फेडरल क्राइम से माफ़ी दे सकते हैं क्या, इसको लेकर भी वहाँ बहस चल रही है। और हो सकता है कि ऐसा कोई संविधान का अधिकार हो तो उसकी व्याख्या के लिए लोग अदालत चले जाएं, जहाँ ट्रंप के मनोनीत किए हुए लोगों की भरमार है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि फैसला क्या होगा। लेकिन खैर, अभी हम बात कर रहे हैं मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की, जो कि आखिरी कुछ हफ्ते के लिए व्हाइट हाउस में हैं और उन्होंने राष्ट्रपति के अपने सील दस्तखत मोहर के साथ में अपने बेटे को इन दोनों ही जुर्म से पूरी तरह से माफ़ कर दिया है। अब उनके बेटे के ऊपर इस जुर्म की कोई तोहमत नहीं बचेगी। पूरा हम लोग जैसे प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ते थे तो एक झाड़ी की पत्तियां लेके आते थे, उन पत्तियों में काफ़ी पानी रहता था, उन पत्तियों से हम ब्लैक बोर्ड को रगड़ के पोंछते थे तो सारा लिखा हुआ मिट जाता था, एकदम चमचमाता हुआ काला हो जाता था स्कूल का ब्लैक बोर्ड। तो जो बाइडेन ने अपने बेटे की जिंदगी से ये जो जुर्म है इनको पूरी तरह से मिटा दिया राष्ट्रपति का अधिकार यूज करते हुए। हम अगर सोचें कि भारत में इसकी क्या मिसाल हो सकती है, तो भारत में अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वहाँ का शासन प्रमुख होता है, वहाँ अलग से कोई संवैधानिक प्रमुख नहीं होता। जो हिंदुस्तान में 2 हैं, प्रधानमंत्री शासन प्रमुख हैं और राष्ट्रपति संविधान प्रमुख हैं। तो हमारे यहाँ माफ़ी का अधिकार संविधान प्रमुखों को दिया गया है। राज्य में राज्यपाल माफ़ी दे सकते हैं कुछ मामलों में, और पूरे देश के मामलों में राष्ट्रपति, राज्यपाल अगर रिजेक्ट भी कर देते हैं मर्सी पिटीशन को तो राष्ट्रपति के पास मामला जाता है, राष्ट्रपति उस पर गौर करते हैं। कई मामलों में यह भी होता है कि साल 2 साल 3 साल तक राष्ट्रपति तय नहीं करते हैं। आमतौर पे इसमें मामले ऐसे जाते हैं, फांसी की सज़ा के मामले जाते हैं राष्ट्रपति के पास, बच्चों से बलात्कार के बाद हत्या, गैंग रेप, तो कोई देश के खिलाफ कोई साजिश है, राजद्रोह है, इस तरह के मामले जाते हैं वहाँ। तो राष्ट्रपति कई बार साल 2 साल भी लगा देते हैं। अलग अलग भारत के राष्ट्रपति जो रहे हैं उनके कार्यकाल में जब गिना जाता है कि इनके पास इतनी मर्सी पिटीशन पहुँची थी,
दया याचिका कहते हैं उसको, रहम की अपील, और उन्होंने इतने पर फैसला लिया। तो अलग अलग आंकड़े आते हैं कई बार ऐसे, कई राष्ट्रपति तेज रहते हैं, कई धीरे रहते हैं, हड़बड़ी में कोई भी नहीं रहते, कोई भी आनन फानन हड़बड़ी में फैसला नहीं लेते। हो सकता है कि केंद्र सरकार भी इसमें कुछ सिफारिश करती हो, मुझको ठीक से यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था याद नहीं है, लेकिन मुझको ये अच्छे से याद है कि भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री और निर्वाचित मुख्यमंत्री जो शासन प्रमुख हैं दो जगहों पे, ये किसी सजा को माफ़ नहीं कर सकते, इनको कोई अधिकार नहीं दिया गया है। तो इस मामले में भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है वो अमेरिका के मुकाबले बेहतर है। यहाँ शासन प्रमुख जो हैं अपने घर वालों को, अपनी पार्टी के लोगों को, किसी को कोई माफ़ी नहीं दे सकते। अमेरिका में वो संघीय अपराधों से, राष्ट्रीय अपराधों से पूरी माफ़ी दे सकते हैं राष्ट्रपति वहाँ पर, और दी है। कैसी दी है मैं आपको बतलाता हूँ। ये पहला मौका नहीं है जो बाइडन ने किसी को माफ़ी दी हो, लेकिन अमेरिका के इतिहास का ये पहला मौका है कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी आल औलाद, अपने परिवार के लोगों को माफ़ी दी है। इसके पहले कभी नहीं हुआ था। और यही आदमी है जो बाइडन, जो ये कहते आया था, सार्वजनिक रूप से व्हाइट हाउस से घोषणा की गई थी कि हंटर बाइडन अपने बेटे के मामले में राष्ट्रपति बीच में नहीं पड़ेंगे, जो न्याय व्यवस्था है जो तय करे वो तय करे। मेरे सामने जो जानकारी है वो ये कहती है कि हंटर बाइडन को अगर 3 मामले हैं उनके खिलाफ, एक बंदूक का, 2 टैक्स चोरी का, अगर इन तीनों मामलों में अधिकतम सजा होती हंटर बाइडन को तो 25 साल की कैद हो सकती थी। मुझको लगता है कि जो बाइडन की ज़िंदगी जो है 25 साल बाकी नहीं है, और वो अपने जीते जी अपने बेटे को 25 साल की कैद का खतरा देखना शायद उनको अच्छा नहीं लगा होगा। उन्होंने माफ़ कर दिया। उन्होंने तर्क जो दिया है बड़ा लचर सा तर्क है, बड़ा कमज़ोर तर्क है। उन्होंने कहा है कि चूंकि वो मेरा बेटा था इसलिए उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की गई, ऐसा मुकदमा चलाया गया, उसको अतिरिक्त ध्यान से, खोजबीन से उसके मामले को कुरेदा गया। मेरा बेटा था इसलिए उसको ये भुगतना पड़ा, इसलिए मैंने उसको माफ़ किया है। टैक्स चोरी के 9 मामले थे जिसमें 17 साल तक की कैद हो सकती है, और एक गन खरीदते हुए मामला था जिसमें और उनको कैद हो सकती थी। अलग अलग चलती सजा तो 25 साल हंटर बाइडन जेल में रहते, लेकिन कानून का, अदालत का हंटर बेटे के ऊपर नहीं पड़ने दिया। हाथ बढ़ाकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने रोक दिया। राष्ट्रपति की पूर्ण और बिना शर्त माफ़ी दी गई है, जिसमें 2014 से 2024 के बीच के सभी संघीय अपराधों से छूट मिल गई है। ये ऐसी छूट है, राष्ट्रपति का अधिकार ऐसा है कि आने वाले समय में भी इन मामलों को लेकर कोई मुकदमा चलेगा तो भी माफ़ कर दिया राष्ट्रपति ने। वोटर के रूप में उनका वोट डालने का अधिकार कायम रहेगा, और वो चुनाव भी लड़ सकते हैं सार्वजनिक पद के लिए। हंटर बाइडन पूरा, हम लोग प्राइमरी स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड साफ करते थे, लिखा हुआ सब मिट जाता था। ऐसा मेरे स्कूल के पीछे के झाड़ियों के जंगल में कैदी तालाब कहलाता था। वहाँ जाकर जो बाइडन ने पत्तियाँ तोड़ी और आकर उस ब्लैक बोर्ड को पूरा पोंछ दिया, जिसमें उनके बेटे के ऊपर तरह तरह के जुर्म साबित हुए थे, केवल सजा होना बाकी था। अब दिक्कत यह है कि ट्रंप ने भी बहुत सारे लोगों को ऐसी माफ़ी की है। अब मैं बतलाता हूँ आपको, 2020 बहुत पुराना नहीं है, 2020 में ट्रंप ने अपनी बेटी इवांका के पति यानी अपने दामाद चार्ल्स कुशनर को क्षमादान दी थी। 2 साल की कैद सुनाई गई थी। ट्रंप के दामाद को 2 साल की कैद सुनाई गई थी। ट्रंप ने उसको माफ़ी दे दी। उसमें टैक्स चोरी, चुनाव अभियान में वित्तीय अनियमितता और गवाही में दखल देना, इसमें 2 साल की कैद सुनाई गई थी। और पीछे जाएं तो 2001 में बिल क्लिंटन ने अपने छोटे सौतेले भाई को कोकीन, नशा जो है, उसके मामले में माफ़ी दे दी थी। मामला 1985 का था, 2001 में यानी तकरीबन 16 साल बाद उन्होंने माफ़ी दी थी। इसमें सज़ा भुगत चुके थे लोग, फिर भी माफ़ी दे दी थी बाद में।
कि क्लीन स्लेट उनको मिल जाए। ट्रंप ने 4 साल के कार्यकाल में, जो पिछला कार्यकाल था उनका, उसमें 237 लोगों को क्षमादान दिया था। 237, 143 में सजा माफ, पूरा माफ कर दिया और 94 लोगों की सजा कम कर दी थी। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के जो पिछले एक राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, बड़े लोकप्रिय थे वहाँ पे, और अफ्रीकी मूल के वो पहले काले राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने 2 कार्यकाल थे उनके 8 साल के। अमेरिका का पीयू रिसर्च सेंटर बतलाता है कि 8 साल के कार्यकाल में 1927 क्षमादान किया था, जिसमें से 1715 में उन्होंने सजा में बदलाव किया था और 212 में सजा पूरी तरह माफ कर दी थी। इसको समझने की ज़रूरत है। हम जब ट्रंप का कहते हैं तो ट्रंप के मुकाबले ये संख्या बहुत ज़्यादा जरूर है। 237 के मुकाबले 1719, 4 साल और 8 साल के कार्यकाल का फर्क है, लेकिन संख्या का बहुत बड़ा फर्क है। मुझको ऐसा लगता है, मैंने बराक ओबामा की माफ़ी की पूरी फहरिस्त नहीं देखी है, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि अमेरिका में काले लोग जो हैं और दूसरे जो अल्पसंख्यक हैं, नस्लीय अल्पसंख्यक हैं, दूसरे देशों से आए हुए मूल के जो लोग हैं, उनको खूब सज़ा होती है। काले लोगों को खूब सज़ा होती है। जैसा हिंदुस्तान में मुस्लिमों को, दलितों को, आदिवासियों को खूब सज़ा होती है, ऐसा ही वहाँ पर अमेरिका में काले लोगों के बारे में है। मुझको ऐसा लगता है कि बराक ओबामा के पास ऐसे काले लोगों को उनकी सज़ा माफ़ करने के मामले ज़्यादा आए होंगे और उन्होंने ऐसे लोगों की सज़ा ज़्यादा माफ़ की होगी। अमेरिका में ये माना जाता है कि जेलों में बंद अधिकतर लोग काले लोग हैं। आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ चलते चलते। ट्रंप के आने के बाद अमेरिका में जितने तरह के कारोबार और उद्योग खुश हो गए हैं कि अब टैक्स कम हो जाएगा और कारोबार खूब चलेगा और दूसरे देशों से आने वाले सामान जो है उन पे टैरिफ लगेगा, तो अमेरिका में बने हुए सामानों का बाजार बढ़ेगा, उनकी ग्राहकी बढ़ेगी। उसमें मालूम है ट्रंप के आने की खुशी में एक कारोबार वहाँ का भयानक खुश है, वो है निजी जेलों का। अमेरिका में निजी जेलें हैं। अदालत अगर किसी को सज़ा देती है तो उसको निजी जेल में भेज दिया जाता है। निजी जेल सरकार को बिल देती है, इस कैदी को इतने दिन रखा, इतना बिल बना उसका, ऐसा जैसे होटल वाले यहाँ बिल देते हैं ऐसा। तो ट्रंप के कारण लग रहा है लोगों को जो अवैध रूप से वहाँ आके बस गए हैं अमेरिका में, ऐसे लाखों लोगों को देश से निकालने और जेल भेजने की बात ट्रंप ने कही है। तो जेल कारोबारी जो हैं अमेरिका के, वो भयानक खुश हैं कि अब लाखों कैदी और मिलेंगे उनको, जेल के लोगों को। जेलें पटी हुई हैं काले लोगों से। ऐसा मुझको लगता है कि बराक ओबामा ने जो तकरीबन 2000 लोगों को क्षमादान दिया था, अलग अलग किस्म का, सज़ा घटाई या पूरी माफ़ कर दी, उसमें काले लोग अधिक रहे होंगे, जिनके बारे में कहा जाता है ये सामाजिक अन्याय, राजनीतिक भेदभाव और नस्ल भेद के भी शिकार रहते हैं। अब ट्रंप ने क्या कहा, जो बाइडन ने जो किया है अभी अपने बेटे के लिए जो रियायत की है, ट्रंप ने कहा कि ये शक्तियों का दुरुपयोग है और इंसाफ का गला घोंटना है। 4 साल पहले जब ट्रंप ने अपने दामाद को माफ़ किया था, क्षमादान दिया था, उस समय वो शक्ति का दुरुपयोग नहीं था, सदुपयोग था, और इंसाफ का गला घोंटना नहीं था, इंसाफ को सहलाना था, ऐसा ट्रंप ने कहा किया था। ये शब्द मेरे हैं। तो 4 साल के भीतर ट्रंप की नीतियां जो हैं ऐसी बदली हैं। जाते जाते राष्ट्रपति की हैसियत से ट्रंप ने माफ़ किया था बहुत सारे लोगों को, उनका दामाद भी उस माफ़ी में शामिल था। अब ट्रंप ने कहा है, बाइडन के लिए सवाल उठाया है, क्या उन लोगों को भी क्षमादान करोगे, माफ़ी दोगे, जिन्होंने 6 जनवरी 2021 को संसद पर हमला किया था? कैसे कोई माफ़ कर सकता है? ट्रंप चुनाव हार चुका था पिछला और उनके समर्थकों ने ट्रंप के भड़कावे उकसावे में आकर, चाहे उन्होंने मौन रहकर चुप्पी से भड़काया हो, उनके भड़कावे में आकर जो संसद पर हमला किया था, आपको ध्यान है ना, कोई सींग पहन लिए थे, कोई चमड़ा पहन लिए थे, आदि मानव की तरह बनकर उन्होंने हमला किया था, भाले लेकर, कुछ लेकर, तुरही लेकर, तरह तरह से हमला किया था।
घायल भी हुए थे लोग वहाँ पर। उनको कौन माफ़ कर सकता है? वो तो लोकतंत्र के ऊपर हमला था। एक सरकार जो जीत गई थी उसको काम संभालने से रोकने के लिए ट्रंप जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया था, उसको कौन माफ़ी दे सकता है? लेकिन ट्रंप ने चुनौती उछाली है जो बाइडन के सामने कि अपने बेटे को तो माफ़ किया है, उन लोगों को भी माफ़ करोगे क्या जिन्होंने कैपिटल हिल कहलाता है वहाँ का संसद भवन का इलाका, उस पे जो हमला किया था, क्या उन लोगों को भी माफ़ करोगे? ये उन्होंने सवाल उठाया। जाहिर है कि तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रंप आते ही इन लोगों को माफ़ करेगा। जो ट्रंप के नाम का झंडा लेकर, जो ट्रंप को राष्ट्रपति फिर से बनाने को लेकर, जो बाइडन को काम संभालने से रोकने के लिए जिन्होंने हमला किया था संसद पे, जहां सांसदों को कमरे में छुप छुप कर, टेबलों के नीचे छुप कर अपनी ज़िंदगी बचानी पड़ी थी, ट्रंप आते ही उन तमाम लोगों को माफ़ करेगा ऐसा सोचा जा रहा है। लेकिन अमेरिका की एक खूबी भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं वो संघीय अपराधों, फेडरल क्राइम के लिए तो माफ़ी दे सकते हैं। जो राज्य की सरकार जो मुकदमे चलाती है, राज्य का वकील जो मुकदमे चलाता है, राज्य की अदालतों में जो चलते हैं स्टेट क्राइम, उससे राष्ट्रपति माफ़ी नहीं दे सकते, चाहे खुद के लिए भी क्यों ना हो। तब सवाल ये उठता है कि ट्रंप, कुछ समय पहले था ट्रंप न्यूयॉर्क की अदालत की सज़ा से जेल जाएंगे या क्या करेंगे। मुझको इतना नाटकीय अमेरिकी अदालतों का कोई फैसला याद नहीं पड़ता कि राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू होने के 2 हफ्ते पहले उनको जेल भेज दे कोई। आज राष्ट्रपति नहीं है, आज ट्रंप अपने आप को माफ़ी नहीं दे सकते। मुझको लगता है अदालत अमेरिका की क्यों नहीं कर रही है ऐसा। मैं अगर जज रहता न्यूयॉर्क का तो मैं तो उनको 20 तारीख तक के लिए तो जेल भेजे ही देता, फिर भले वो शपथ के दिन किसी संवैधानिक प्रावधान से बाहर आ जाते, क्या दिक्कत है? अदालत क्यों इंतजार कर रही है? 4 साल के बाद ट्रंप जिंदा रहेंगे, सजा भुगतने के लिए नहीं रहेंगे, क्यों इंतजार किया जाए? चुनाव का नतीजा जिस दिन आ गया, चाहे ट्रंप निर्वाचित हो चुके हों राष्ट्रपति, उनको कैद सुनानी थी अगर न्यूयॉर्क की अदालत को लग रहा था। मैं अमेरिकी न्याय व्यवस्था की इस बात को, इस विरोधाभास और विसंगति को समझ नहीं पा रहा हूं कि ट्रंप को उसने जेल क्यों नहीं भेजा। ये तो ठीक है कि जितने समय वो राष्ट्रपति रहेंगे उतने समय उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे कि हिंदुस्तान में राज्यपाल और राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। आपको ध्यान है ना, ये पड़ोस के मध्य प्रदेश में राज्यपाल एक थे, वो राज्यपाल के खिलाफ व्यापम के केस में सबूत मिल गए थे, उनके खिलाफ मुकदमा चल सकता था, एफआईआर हो सकती थी, लेकिन इसलिए नहीं हो पाई कि राज्यपाल थे। बाद में गुजर भी गए, बच गए वो इन तमाम जेल जाने की चीज़ों से, वरना कार्यकाल पूरा होने के बाद अगर जेल गए रहते तो बड़ा बुरा होता। देश के पहले राज्यपाल रहते जो पद से हटने के बाद जेल जिनको जाना पड़ा हो, कि कोई मिसाल और भी है ऐसी, मुझको तो याद नहीं पड़ रही है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास ये अधिकार नहीं रहना चाहिए कि वो अपने परिवार के जुर्म माफ़ कर सके। हिंदुस्तान में इसका एक दूसरा तरीका है कि अगर मुकदमे चल रहे हैं तो सरकार जो है सरकारी वकील के मार्फत अदालत में अर्जी लगाती है कि हम इसके खिलाफ मुकदमा वापस लेना चाहते हैं। ऐसा आमतौर पर राजनीतिक प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़, हिंसा, उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं आमतौर पर उनके खिलाफ होता है ये। लेकिन मैं आपको बतला दूं, मैंने इसी शहर में छोटी सी जिला अदालत का मामला सुना था कि अगली सरकार में जो मंत्री बन गया उसमें पिछली सरकार के तहत प्रदर्शन का जो मुकदमा चल रहा था, जब उसको वापस लेने के लिए अर्जी लगाई सरकार ने, छोटे से जिला अदालत के एक छोटे से जज ने मना कर दिया कि इसमें जनहित कुछ नहीं है, ये मामला वापस लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। छोटे से जज ने। तो हिंदुस्तान की सरकार खुद होकर किसी के खिलाफ मामला ख़त्म नहीं कर सकती, माफ़ी नहीं दे सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। जो अधिकार हैं वो राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास हैं, और ये दोनों ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार की किसी भी सिफारिश को मानने के बाध्य नहीं है इस मामले में। दूसरे संवैधानिक मामलों में कुछ और प्रावधान है। माफ़ी देने के मामले में केंद्र और राज्य सरकार की प्रावधानों को
उनकी सिफारिशों को मानने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। मेरा मानना है कि भारत का लोकतंत्र इस मामले में, इस संवैधानिक व्यवस्था में, कागजी व्यवस्था में अमेरिकी लोकतंत्र से बेहतर है। लेकिन अमेरिकी लोकतंत्र से भारत का लोकतंत्र कमजोर इस मायने में है कि यहाँ पर किसी ताकतवर सत्तारूढ़ नेता की आल औलाद के ऊपर मुकदमा दर्ज होने का उसकी गुंजाइश बिल्कुल नहीं बराबर रहती है। यहाँ पे नीचे के स्तर पर ही उसको गोबर लीप दिया जाता है उनके जुर्मों के ऊपर। वो एक अलग हिसाब किताब है, हिंदुस्तान की व्यवस्था अलग है। लेकिन जहाँ तक संवैधानिक व्यवस्था है माफ़ी की, मेरा मानना है कि हिंदुस्तानी लोकतंत्र अमेरिकी लोकतंत्र के मुकाबले अधिक जिम्मेदार है। आज यहाँ के प्रधानमंत्री, मेरा ख्याल है यहाँ के राष्ट्रपति भी, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति भी, हिंदुस्तान के राज्यपाल भी किसी मामले में सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते अपने आल औलाद की भी, अगर सज़ा सुना न दी गई हो, अगर उनके पास दया याचिका न गई हो, वो कोई विचार नहीं कर सकते। ऐसा कोई मिसाल भी नहीं है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल ने अपने परिवार को माफ़ कर दिया हो। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तो ताकत नहीं है। लेकिन अमेरिकी व्यवस्था रद्दी है, घटिया व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति अपने परिवार के जुर्म को, मुकदमे को सज़ा सुनाने के लायक दोषी करार दिया जा चुका है, 25 साल कैद हो सकती है और माफ़ कर दिया। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा लोकतंत्र है? तो मुझको लगता है कि मैं हमारी संवैधानिक व्यवस्था हिंदुस्तान की जो है उसको लेकर खुश हूँ, और संवैधानिक व्यवस्था पे जो अमल हमारे यहाँ होता है उसको लेकर निराश हूँ। अमल मुझको अमेरिका का ठीक लगता है कि ट्रंप के खिलाफ कई अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं और मौजूदा राष्ट्रपति के बेटे के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, तो मुझको थोड़ा सा भरोसा होता है कि वहाँ पर न्याय व्यवस्था जिंदा है। लेकिन वहाँ पर राजनीतिक ताकत जो है सत्ता प्रमुख के हाथ में, राष्ट्रपति के हाथ में, वो असीमित है, वो अलोकतांत्रिक है, ऐसा मेरा मानना है। आप भी सोचिएगा, बताइएगा। मेरा ये एडिटोरियल अगर आपको कुछ सोचने पर मजबूर करता है तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको भारत की व्यवस्था, अमेरिकी व्यवस्था, इसके बारे में, नेताओं के, आल औलाद नेताओं के खुद के जुर्म के बारे में जो भी लिखना हो आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, हमको इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे। चलते चलते बहुत छोटी सी सलाह, कल हमारे स्टूडियो में एक कैंसर की सर्जरी करने वाले एक डॉक्टर यहाँ पर मौजूद थे, उनसे हमारी बात हुई थी, आपको ध्यान है, उन्होंने मुंह के कैंसर वगैरह के बारे में चर्चा की थी। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू कुछ भी खाते पीते होंगे तो उस नशे को छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। मैं बतलाऊँ आपको, अमेरिकी राष्ट्रपति का बेटा भी, बेटी भी, दामाद भी अगर तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं और कैंसर जकड़ लेगा तो वो उनकी सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति भी, यमराज या वहाँ जो भी यमराज के बराबरी के दर्जे वाले जो होंगे ईसाई धर्म में, वो आके ले जाएंगे उनको। तो कोई माफ़ी नहीं होती। आप राष्ट्रपति के औलाद भी रहें अमेरिका में तो भी कैंसर से कोई आपकी बचत नहीं है। इसलिए आप उसको छोड़ दीजिए, चाहे आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। फिर मिलेंगे।